नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों की हम अपना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स जो हमारी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो उसके क्वेश्चन आंसर भी हम कराएंगे, हमने बोला था कराएंगे, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है, रिविजन भी कराएंगे बाद में क्रैश कोर्स ला के। लेकिन फिलहाल आपने जो पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ठीक है। और NCERT के जो सारे हैं उनके सोल्यूशन दिखा रखे देता हूँ मैं आपको। और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है जो हमने छोड़ा होगा या कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं पता होगा अगर आपने पुरानी दोनों वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड देखी है तो मैं ये बात आपसे पहले ही कह दूं कि आप पुरानी 2 वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आओगे तो आपको आएगा मजा, क्योंकि सब कुछ बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम कर चुके हैं। इसको तो सिर्फ अब एक रिविजन भी हो जाएगा और सिर्फ मज़ा आएगा भाई, ये बातें तो मुझे पता है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। तो हमने बहुत अच्छी अप्रोच के साथ दोनों कर लिए, तो दोनों देख लो। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अच्छा भाई बच्चों, करते हैं अपना पहला क्वेश्चन शुरू। देखना भाई, क्वेश्चन जो हम बोलेंगे आंसर आपको पहले से पहला पता होगा अगर आपने सारी क्लासेज ली है तो इस चैप्टर की एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो पहला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग। मतलब कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट ऐसी है सोवियत इकोनॉमी के बारे में जो गलत है वो बताना है, ठीक है, नहीं गलत जो है वो बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, सोशलिज्म वाज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। इकोनॉमी सोशलिज्म मैंने बताया था क्या होता है कि भाई सारा की सारा स्टेट के हाथ में होगा, सोशली हर चीज़ का प्रोडक्शन मतलब सब लोग मिलके करेंगे, किसी की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। तो यानी कि ये तो ठीक है, हमें गलत बताना है, तो ये नहीं है आंसर। सेकंड है बी, स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तो मैंने अभी सोशलिज्म की डेफिनेशन में बता दिया कि हाँ भाई स्टेट की ओनरशिप होगी सारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, यानी कि ज़मीन किसके हाथ में होगी, पैसा किसके हाथ में होगा, सारा स्टेट के हाथ में होगा, तो ये भी ठीक है। अब सी है, पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। अरे भाई जब सब कुछ स्टेट के हाथ में हो जाएगा तो पीपल इकोनॉमिक फ्रीडम कैसे इंजॉय करेंगे? यही तो फिर यहीं पे आंसर हो गया ना। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। पीपल इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे थे, इकोनॉमिक फ्रीडम तो थी नहीं ना उनके पास, तो यही तो इसमें रॉन्ग आ गया, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका हो गया। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। हाँ तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले इनमें से बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, क्रोनोलॉजिकल यानी कि 1 2 3 ऐसे, जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में, तो ऐसे बताना है। सबसे पहले पूछा गया है, ऑप्शन दिए हुए हैं, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान पे 1979 में हुआ था, जो मैंने बताया भी था कि भाई खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहा था सोवियत अलग अलग जगह युद्ध करने में, तो ये तो बाद की बात है, ठीक है। फॉल ऑफ द बर्लिन वॉर, ये कब हुआ था? ये मैंने बताया था आपको जब हमने ये चैप्टर शुरुआत किया, जब भी बताया था, ये तो 1989 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद मतलब कि डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस यहीं से शुरू हुई थी, ठीक है। और एक आता है ये वाला डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये तो 1991 में जाके हो गया था। सबसे पहले जो मैंने बताया था लेनिन वाला सोवियत रिवॉल्यूशन, ये सबसे पहले हुआ था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हुआ? सबसे पहले तो हुआ रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन वाला 1917 में, उसके बाद सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 में, ठीक है, जिसके बाद लोगों को लगा कि खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लड़ाई में। उसके बाद आया फॉल ऑफ बर्लिन वॉर, शुरुआत इसकी हो गई थी डिसइंटीग्रेशन की, फिर उसके बाद लास्ट में डिसइंटीग्रेशन हो ही गया था। तो ये हमने कर दिया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर के टूटने के बाद इनमें से क्या परिणाम नहीं हुए थे? ठीक है, कौन सा पूछा गया? नहीं हुआ था। देखो मैंने अच्छे से बताया था सारी चीज़ें, जैसे पहला था एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएसआर। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि यूएस की अपनी कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी थी, यूएसएसआर की सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी थी, और दोनों के आपस का, अब जब एक टूट ही गया, जिस मतलब कि जो आपस में 2 की लड़ाई थी, यूएसएसआर तो टूट ही गया, तो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी भी वहाँ पर खत्म होगी, तो ये वॉर भी वहाँ से खत्म हो गई, आइडियोलॉजिकल की जो वॉर थी, ठीक है। तो ये ठीक है। बर्थ ऑफ CIS, इसका मैंने बताया था कि शायद देश अलग होने जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि भाई चलो क्या करते हैं, अपना एक अलग से कुछ और ग्रुप बना लेते हैं, यूएसएसआर तो नहीं रहेगा, तो उन्होंने एक CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट करके बनाया था, कि जिसमें आपस में इनका आने वाले समय में थोड़ा अपना आना जाना या फिर थोड़े रिश्ते बने रहे, ठीक है। लास्ट अपना C है, चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर। अब दुनिया में क्या है, बहुत सारी कंट्रीज आ चुकी है अब, तो अब क्या हो सकता है बताइए आप?
बैलेंस ऑफ पावर का मैंने पिछले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी बहुत अच्छे से शुरुआत में ही समझाया था कि दुनिया की शुरुआत में लगी समय की जब तक हमें थोड़ा बहुत अच्छे से पता है, तो सबसे पहले इंग्लैंड का दोनों तरफ बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि वो सीसा वाला एग्जांपल मैंने दिया था, दोनों तरफ इंग्लैंड था, उसके बाद एक तरफ रशिया आ गया, एक तरफ यूएस आ गया, और उसके बाद आज के टाइम पे क्या है, मल्टीपोलर हो गया। हर देश मतलब कि उस पर इतने ज़्यादा पावरफुल, कोई कह रहा मैं पावरफुल, कोई बोल रहा है मैं पावरफुल, तो अब जो है वो बिल्कुल डगमगा गया है। तो इससे क्या हुआ था, जब ये यूएसएसआर टूट गया था तो बैलेंस ऑफ पावर जो था, एक तरफ यूएस एक तरफ यूएसएसआर, तो वो भी तो चेंज हो गया था ना। तो इसका आंसर होगा डी। इसने रॉन्ग पूछा था ना, कोई सा नहीं है। तो क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट में तो जो भी क्राइसिस हुआ है वो उसके कुछ अलग कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके अलग कारण है, तो वो इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन मैंने बताया भी नहीं था, तो ये हो गया। हाँ तो भाई अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले करते हैं पहला, मतलब कि जो चीज़ जिससे रिलेटेड है वो बताना है। सबसे पहले कौन है, मिखेल गोर्बाचेव। मिखेल गोर्बाचेव के बारे में मैंने बताया था कि रिफॉर्म लेना चाहता था ना, रिफॉर्म लाने के लिए आया था ये आदमी, क्रांतिकारी आदमी नाम दिया था हमने इसे। तो इससे क्या समझता आता है, इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। तो फर्स्ट का सी है, ठीक है भैया। सेकंड क्या है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, अरे मतलब कि जो इकोनॉमिक मॉडल था वो इनका चेंज हो गया था ना, जो पहले इनका सोशलिज्म की तरफ से उनकी अर्थव्यवस्था चल रही थी वो अब कैसे चल रही है, अब वो कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है या फिर डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है, तो इनका इकोनॉमिक मॉडल चेंज हो रहा है। तो शॉक थेरेपी का क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड का क्या है, रशिया। रशिया का मेरे बारे में मैंने अच्छे से बताया था कि जब यूएसएसआर टूट गया था, आज का रशिया पुराना यूएसएसआर है ना, तो यूएसएसआर के पास जो भी मिलिट्री थी, जो भी उसके अलायंस थे या उसकी यूएनएससी में जो सीट थी, उसका सक्सेसर कौन बन गया था, रशिया बन गया था। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर आएगा ए। अपना फोर्थ आता है बोरिस येल्टसिन। इसके बारे में तो भाई मैंने बताया था जी, इसको क्या बताया था, इसको नेशनल हीरो की उपाधि दी गई थी वहाँ पे, है ना, बताया था ना। तो नेशनल हीरो की उपाधि दी गई थी, तो उसको उसके बाद क्या बना दिया गया था, प्रेसिडेंट बना दिया गया था यूरोप, इसका रशिया का। तो ये क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और लास्ट क्या है, वार्सो। वार्सो क्या है, अब नाटो क्या था, नाटो जो था अमेरिका की तरफ वालों का वो था, ऑर्गेनाइजेशन था। ऐसे ही रशिया ने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बाद में बनाया था, मैंने बताया था जब, तो उसको क्या नाम दिया था उन्होंने, वार्सो दिया था। इसको क्या है, मिलिट्री पैक्ट। ठीक है भैया, ये हो गया। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पूछा गया है, पहले में इसका जो ए है उसमें है द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। ये बात तो मैंने चैप्टर में तो कई बार समझाई थी, लेकिन आज भी जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें बार बार यही बातें आ रही है। तो इसमें क्या है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि कौन सी थी, विचारधारा थी इनकी सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा। ठीक है। बी है वाज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर। जो इसमें पूछा गया है कौन सी मिलिट्री अलायंस, अभी पिछले क्वेश्चन में तो हमने बताया था वार्सो पैक्ट के तहत था इनका मिलिट्री अलायंस, जो नाटो अमेरिका का था वैसे ही वार्सो यूएसएसआर का था। ठीक है। अपना सी है पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम। कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। इन्हीं देशों में आज के ज़माने में भी कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, जैसे मैंने बताया था वन पार्टी सिस्टम था, तो कम्युनिस्ट पार्टी इसका आंसर है। नेक्स्ट है डी, इनिशिएटेड द रिफॉर्म इन द यूएसएसआर इन 1985। हमने पीछे ही बात की गोर्बाचेव क्रांतिकारी आदमी के बारे में। ठीक है, तो ये उसी का है। पूछा गया कौन लेके आया था रिफॉर्म 1985 में, अरे ये जनरल सेक्रेटरी बन गया था वहाँ का, उसके बाद लेके आ गया था ना, कौन था, गोर्बाचेव क्रांतिकारी आदमी। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, द फॉल ऑफ द सिम्बोलाइज द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। मतलब कि जब ये वो गिरी थी, वो कौन सी वॉर गिरने के बाद जो है एंड मान लिया गया था कोल्ड वॉर का, तो बर्लिन वॉर बताया था। जर्मनी के बीच में जो जर्मनी की राजधानी है उसको दो हिस्सों में बांट दिया था, बर्लिन की दीवार उसको बोला गया था। एक तरफ ईस्ट की दुनिया हो गई थी, एक तरफ वेस्ट की दुनिया हो गई थी, जिसको टूट गई थी, जिसके बाद पता चल गया था कि ईस्ट वेस्ट नहीं है, पूरी दुनिया एक ही है। तो कौन सी दीवार थी, वो बर्लिन की दीवार थी। अब भैया जिसने मेरे से चैप्टर पढ़ा है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानता होगा, और मुझे लगता नहीं कि किसी का भी आंसर बताने की जरूरत है, सब कुछ आपको पता होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शुरू। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 फीचर दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ अ कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक द यूएस। ये पूछा गया है कि सोवियत टाइप जो इकोनॉमी होती है, जो हम बात करते आ रहे हैं सोशलिज्म की, सरकार सब कुछ देखेगी और लोग बाग होगी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो है उनकी कैसी इकोनॉमी से अलग कैसे है। जैसे कि यूएस की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, आदमी कितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है। तो इसमें पढ़ते हैं हम, 3 पूछे गए, हम ज़्यादा बता देंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है। देखो जैसे पहले है, सोवियत इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज एंड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू कनेक्ट इट्स रिमोटेस्ट एरिया। ये बोला गया है सोवियत इकोनॉमी जो थी उसमें कॉम्प्लेक्स था कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब कि एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं विचित्र टाइप था। ठीक है। एनर्जी बहुत, मतलब कि एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर था जो उनके रिमोटेस्ट एरिया को भी कनेक्ट कर रहा था। लेकिन सेकंड पॉइंट देखिए आप,
सोवियत यूनियन इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड वेरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम पिन टू कार वुज क्वालिटी माइट नॉट मैच विद दैट ऑफ द वेस्ट टेक्नोलॉजी। अरे भाई, अब कुछ किसी देश में अगर सारी चीज़ें सरकारी बनाएगी, सरकारी देगी, सरकारी लोगों को देगी, तो उसमें क्वालिटी कहाँ से? आप भी देख लो, आप इंडिया में भी देख सकते हो कि आप किसी भी प्राइवेट चीज़ में, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो, प्राइवेट किसी चीज़ में, कहीं पे भी ऑफिस में जाते हो, तो आपको वहाँ पे साफ़ सफाई, वहाँ पे काम करने का तरीका, होटल हाटल सब कुछ अच्छे से दिखेगा, ठीक है, हॉस्पिटल में। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंडर जो चीज़ आती है उसमें कुछ भी ऐसा अच्छा देखने को नहीं मिलता, एक मिसमैनेजमेंट टाइप दिखता है। तो ऐसे ही था सोवियत यूनियन में, तो सब कुछ ही सरकार को करना था, ठीक है, पिन से लेके कार तक सब कुछ बिल्कुल सरकार के अंडर काम होगा। तो उसमें क्या होगा, क्वालिटी उसकी इतनी आ नहीं रही थी। और वेस्ट का जिससे उनकी टक्कर थी, वहाँ पे क्या था, प्राइवेट आदमी काम कर रहा था, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई जा चुकी थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता भी है और मैंने भी समझा दिया है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। सोवियत यूनियन इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड अदर वेलफेयर स्कीम। सोवियत जो इकोनॉमी थी उसमें अब आदमी के पास तो प्राइवेट अपने पास कुछ है नहीं, तो उसमें कोई बीमार होएगा या किसी को कुछ एजुकेशन चाहिए तो अपने पास कुछ नहीं है, तो कुछ तो अब सब कुछ सरकार को करना पड़ेगा, यानी कि सरकार हर चीज़ पे सब्सिडी देगी भारी भारी। अब मैंने बताया था ना, शॉक थेरेपी जब हुई थी उसका यही तो कारण था। अब शॉक थेरेपी का मतलब यही तो है कि सब कुछ तो गवर्नमेंट कर रही है और एकदम ही गवर्नमेंट को हटा दिया तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, वहाँ पे सब कुछ लोग बाग परेशान हो गए, एकदम क्या करें। तो वो तो हमने पढ़ा था शॉक थेरेपी में सारा, तो ये भी अपना को आता है, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, व्हाट वर द फैक्टर दैट फोर्स्ड गोरबाचेव टू इनिशिएट द रिफॉर्म इन द यूएसएसआर। मतलब कि जो क्रांतिकारी आदमी था अपना गोरबाचेव, उसको ऐसा क्यों लगा कि रिफॉर्म लाना जरूरी है, क्यों रिफॉर्म लाना चाहता था वो, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं भाई। मिखाइल गोरबाचेव वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। ही वाज फोर्स्ड टू इनिशिएट द रिफॉर्म इन द यूएसएसआर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये तो क्वेश्चन में से है, ठीक है। 1985 में जनरल सेक्रेटरी बना था, ये मैंने आपको पहले ही बताया, तो दोबारा बता देते हैं। तो पहला देखते हैं, टू कीप द यूएसएसआर एब्रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन एट पार द वेस्ट। अब जैसे कि वेस्ट से इनका कंपटीशन है और वेस्ट में जो है टेक्नोलॉजी हाई जा चुकी है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई फाई जा रही है, मतलब कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, उनके देश में सब कुछ गलत हो रहा है। तो एक तो भाई टेक्नोलॉजी के, ताकि उनके बराबर आके खड़ा हो सके टेक्नोलॉजी में, एक तो इसलिए रिफॉर्म लाना चाहता था। सेकंड, टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद दैट ऑफ द वेस्ट। वेस्ट के साथ भी रिलेशन अच्छा, अब किसी के साथ इतने लंबे समय तक, यानी कि 40-50 साल तक किसी के साथ तनाव का समय रहेगा तो आदमी अपने आप को नुकसान ही करा रहा है। तो ये चाह रहे कि भी कैसे कैसे तनाव कम हो, तो वेस्ट के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो, हम भी अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दें, लड़ाई छोड़ छाड़ के। अपना थर्ड पॉइंट आता है, टू डेमोक्रेटाइज द सोवियत सिस्टम। मतलब कि सोवियत सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका था, जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है। सब कुछ किसी अफसर के पास आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे यही चीज़ें होती है कि करप्शन बढ़ने लगता है। तो ये चाहता था डेमोक्रेटिक सिस्टम आया। अब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई कुछ भी कर रहा है, राष्ट्रपति बन गया, अपनी मर्जी से देश चला रहा है। तो अब डेमोक्रेटी चाहते हैं अपने देश में, ठीक है, डेमोक्रेसी। फोर्थ है, टू लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच एग्जेम्प्टेड ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम द प्रिविलेजेस। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है कि जो देश को चला रहे हैं ऐसे कुछ अफसर, ऐसे कुछ नेता, उनमें जो है बाहर के लोग जो होते हैं ना, नॉर्मल लोग, उनको आने की आज़ादी नहीं है। ऑर्डिनरी पीपल जो है उनको छूट नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भाग लेने की। तो वो चाहता था कि ऐसा कुछ ना हो, उसको जो लूज़ कर दिया जाए ऐसे सिस्टम को, मतलब कि ऐसे सिस्टम अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि हर किसी को अब मौका मिलना चाहिए, ठीक है भाई। तो भाई अपना 8th क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है, व्हाट वर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। मतलब कि सोवियत यूनियन का टूटना भारत जैसी कंट्री के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और भारत के बारे में तो मैं हमेशा ही बताता हूँ, किसी भी चैप्टर को इंडिया से रिलेट तो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया के बिना दुनिया नहीं चलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो अपना पहला है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन गिव एन एंड टू कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन एंड टू आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट बिटवीन टू सुपर पावर्स। ठीक है भाई, ये तो हमें पता है, इसमें कुछ है ही नहीं। सुपर पावर दो आइडियोलॉजिकल बेस पे लड़ाई हो रही थी, वो अपनी रुक गई थी, ठीक है। मिलिट्री अलायंस हैड बीन अबोलिश्ड एंड डिमांड अरोज फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। यानी कि जो इंडिया जिस चीज़ के ऊपर अड़ा हुआ था, इंडिया जिस चीज़ का पूरा दबाव डाल रहा था दुनिया को, इसी चीज़ के लिए बोल भी रहा था कि ये मिलिट्री अलायंस वगैरह में हम तो जा नहीं रहे, किसी यूएसएसआर, नाटो, वार्सो, किसी की तरफ हम नहीं जा रहे, ठीक है। हम अपना अलग रहेंगे, हमें दुनिया में शांति चाहिए, हमें दुनिया में समृद्धि चाहिए। तो इसलिए इंडिया को अब जैसे ये खत्म होगा कोल्ड वॉर, तो दुनिया भी उसकी तरफ जाने लगी, और ठीक है, मिलिट्री अलायंस का सिस्टम अब अबोलिश्ड खत्म होने लगा है। थर्ड है, मल्टीपोलर सिस्टम वाज surpassed and the exist where no single power could dominate and a group of countries could play a crucial role in world politics like NAM countries।
मतलब कि इंडिया ने जो बोला था अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि नाम कंट्रीज़ के अंडर जो कंट्रीज थी, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका, मैंने सब कुछ बता रखा। मल्टीपोलर क्या होता है आपको पता है कि दुनिया में कई सारे देशों का आपस में प्रभाव दिखाना, पावरफुल हो जाना, ठीक है, ये मल्टीपोलर हो गया है। तो इसमें यही हो रहा था कि कोई अब सिंगल पावर नहीं रहेगा दुनिया में, ठीक है, कई सारे देश मिलकर कुछ किसी डिसीजन में इफेक्ट डाल सकते हैं। तो जैसे कि इंडिया ने जैसे जो नाम बना रखा है, तो इंडिया का पूछा गया था, तो इंडिया का ये भी आ गया, ठीक है भाई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको 2 स्लाइड में देखेंगे। अपना पहला पूछा गया है, लेकिन आपको आंसर जरूर पता होगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। अगर मेरे से क्लास ली है तो पिछली दोनों की दोनों इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज शॉक थेरेपी, वाज दिस द बेस्ट वे टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। भी पहले बात तो शॉक थेरेपी का नाम किसने दिया था, वर्ल्ड बैंक और IMF ने दिया था। शॉक थेरेपी का क्या था कि भाई जैसे ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो इनके देश में सारी व्यवस्था को चेंज होना था। मैंने एक कार्टून के बारे में भी जिक्र किया था मैंने पढ़ाते वक्त, कि कार्टून में लिखा हुआ था देयर इज ओनली शॉक वेयर इज थेरेपी, है ना, कि शॉक तो दिख रहा है, थेरेपी कहाँ है इसमें। तो ये इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि बताओ भाई शॉक थेरेपी क्या होता है और इसका क्या है ट्रांजिशन, क्या यही तरीका होता है कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म जाने का जो उसमें हुआ है। चलिए भाई इसका आंसर देखते हैं। शॉक थेरेपी वाज अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसमें वही बात है भाई, पहले क्या था, अथॉरिटेरियन का मतलब मैंने बताया था कि भाई कुछ लोग जो है अपने आप को अथॉरिटी मान के बैठे हैं कि भाई हमारी राज चलेगा, तो ठीक है, वो सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम पे चला गया था। यानी कि आदमी चुन के कोई किसी को भेजेगा, ऐसे ही नहीं कि भाई किसी का ही राज चले जा रहा, अपनी मर्जी से लाया जा रहा, हटाया जा रहा है, ठीक है। ये तो होना था शॉक थेरेपी के बाद, ठीक है। और ये एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस था, ऐसा नहीं है अभी खुशी खुशी लोग वो हो रहा था। अब क्या था, सिविल वॉर छिड़ी हुई थी, दुनिया के जो देश अलग हो रहे थे उनमें, ठीक है, पावर के लिए लड़ाई होने लग रही थी, खाने की कमी हो रही थी, तो पेनफुल प्रोसेस था। This transformation system was influenced by the World Bank and IMF in Russia, Central Asia and East Europe. Through it varies in intensity and speed amongst the former second world countries, but its direction and feature were quite similar. देखो भाई वही बात बोली गई है, ये बोल रहा है कि भाई जो था ये एक धीमा प्रोसेस था, ठीक है, ऐसे नहीं है एकदम से कुछ भी पूरे की पूरा USSR एकदम से कुछ चेंज हो गया। कहीं तो कुछ दिखने को मिल रहा था शौक, मतलब कि जो ये चेंज हो रहा था, किसी में एकदम से तेज़ी से हो गया चेंज, आराम से हो गया, किसी में अब तक भी नहीं हुआ, किसी में लड़ाई हुई बहुत ज़्यादा। तो यही इसमें बोला गया है कि भाई कहीं पे स्पीड ज़्यादा थी, कहीं पे कम थी, ठीक है, लेकिन सब में था यही सिमिलर कि भाई होना यही है कि अब कंट्री जो है सोशलिस्ट नहीं रहकर अब जाएगी कैपिटलिस्ट की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ, ठीक है। तो अपना पॉइंट देख लेते हैं इसमें से। This was not the best way to make a transition from communism to capitalism due to following drawback। कुछ कमियां थी, ठीक है, जिसको हम इसको बेस्ट वे नहीं बोल सकते। Russia, the large state-controlled industrial complex, lost about 90% of its industries थ्रू सेल्स टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। तो भाई ये बात मैंने बताया था कि रशिया जो है, अब रशिया इसका उत्तराधिकारी बन गया था, तो सारी जो थी इंडस्ट्रीज थी वो किसके हाथ में थी, सारी की सारी इंडस्ट्री स्टेट के हाथ में थी, और स्टेट अब टूट चुका है। तो इसने जो है 90% कम से कम उसकी जो थी सारी इंडस्ट्रीज मिला के, उसकी फैक्ट्रियाज मिला के, उसका बिजनेस मिला के, वो सब टूट के अब प्राइवेट आदमियों के पास चला गया था, उसका 90% के पास लगभग। इसका अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ भी, इसका सेकंड स्लाइड में अपना सेकंड पॉइंट है, इट क्रिएटेड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। जो मैंने एक तो इतने 90% तक जो है इंडस्ट्रीज किसी देश की बिक रही है, ठीक है, और खरीदने वाले प्राइवेट है, और पता भी नहीं कोई किस रेट में खरीदेगा, तो बिल्कुल ऐसी कोड़ियों के दाम पे बेचा जा रहा है, ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे इसको गैराज सेल इन हिस्ट्री के नाम से इसको जाना भी गया, ठीक है। विच लेड वर्चुअल डिसअपेरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्रीज फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट बाय मार्केट फोर्सेज इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड पॉलिसीज। यानी कि आगे से अब इन फैक्ट्री को ऐसा रीस्ट्रक्चर कर दिया गया कि अब ये मार्केट के हिसाब से चलेगी, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, कौन कितना प्रॉफिट में है। अब ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट सब कुछ देखेगी, गवर्नमेंट के हाथ से छिन जाएगा सब कुछ। हैंस इंडस्ट्रीज वाज अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइस। जो मैंने ऊपर बता दिया है, बहुत कम दामों पे बेचा गया। थर्ड पॉइंट है, इट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड ऑल सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब ये तो होना ही था ना, अब कंपनी एक मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सारे काम कर रही है, सब कुछ लोगों को खाना भी मुहैया करा रही है, उनको हेल्थ भी करा रही है। अब एकदम से बोल दिया कि भाई स्टेट ऐसा नहीं चाहिए, हमें अलग सिस्टम चाहिए, कुछ ऐसे अपनी मर्जी से स्टेट कुछ नहीं करेगा। तो स्टेट के जाने के बाद एकदम से होना ही था ये ओल्ड सिस्टम, सारा का सारा सोशल वेलफेयर, यानी कि लोगों का वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए जो काम होता था वो अब एकदम से खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया।
फोर्थ पॉइंट है अपना, द वैल्यू ऑफ रूबल द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन द एंड रियल जीडीपी ऑफ रशिया ऑल्सो डिक्लाइन बिटवीन 1989 टू 1999। मतलब कि 1989 में जो रियल उनकी इकोनॉमी थी ना, जो ग्रोथ थी, वो 10 साल बाद बढ़ने की जगह घट गई। और जो इनके प्राइस, जो इनका जो करेंसी थी रूबल, उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई। जैसे इंडिया की करेंसी बैठती है वहाँ पे यूएस के हिसाब से, यूएस में कुछ भी होता है तो इंडिया की करेंसी में बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे हो गया था, इनकी करेंसी गिरती जा रही थी। अपना फिफ्थ पॉइंट है, द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू पॉवर्टी एंड इट इमर्ज माफिया टू स्टार्ट कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो भाई, इस चीज़, ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, माफिया का उदय होना और लोगों का भूखा होना। ठीक है, एक तो लोगों के भूखे होने की ही वजह से माफिया का उदय होता है। सबको पता है भी मेरे को जिंदा रहना तो खाना चाहिए, और खाना कैसे मिलेगा भाई साहब, ऐसे तो मिल नहीं रहा। पहले तो सरकार सब्सिडी के रेट पे दिला रही थी, सरकार ये मुहैया कराई थी, अब तो कोई सरकार है नहीं देने वाली, तो अब हमें खुद ही लेना पड़ेगा। तो वो ये माफिया थोड़ा बदमाशी टाइप से लोगों ने खाना शुरू किया, चोरी चपाटी करके, मारपीट करके खाना मिलने लगा। तो ऐसे ही माफिया का उदय होने लगा। और आज जैसे कि हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट के जाने के बाद तो पॉवर्टी सारे में फैली गई थी। अपना सिक्स्थ पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज विच डिवाइड रशिया बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल क्रिएटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो भाई साहब, अब जैसे सरकार के पास नहीं है तो सरकार पे से किसी प्राइवेट आदमी के पास गई तो सबके पास बराबर थोड़ी बांटी। ये थोड़ी बोला कि भाई अब जैसे हमारे देश में 100 किले है और 100 आदमी है तो सबको एक एक दे दिया। उन्होंने तो कुछ ऐसे सेल की, कुछ का नीलामी की। तो जैसे जैसे कुछ लोगों ने ज़्यादा ले ली, जिनके पास पहले पैसा ज़्यादा था, और कुछ लोग जो गरीब थे उनके पास दोबारा कुछ नहीं रहा। तो इससे क्या हुआ, देश जो है 2 हिस्सों में बट गया, एक तो बहुत अमीरों का, एक गरीबियों का। इससे क्या होता है, देश देखने में तो डेवलप लगेगा कि भाई इस देश में अगर, जैसे मैं बताता हूँ कि 2 आदमियों की इनकम, एवरेज इनकम है 20 रुपये, उनमें से एक अकेले की ही तो उतनी है 30 रुपये, और दूसरे की अपने 2-4 रुपये ही है। तो एवरेज निकालो तो पता चला कि भाई इनकी तो एवरेज 20 आ रही है, तो एक की कितनी कम, एक की कितनी ज़्यादा। तो यही इनइक्वालिटी हो गई थी उन देशों में। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ तो भाई अपना NCERT का लास्ट क्वेश्चन आ गया है, राइट एन essay फॉर और अगेंस्ट द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड इंडिया शुड चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड फोकस मोर ऑन फ्रेंडशिप विद द US रेदर देन विद ट्रेडिशनल फ्रेंड लाइक रसिया। इन्होंने बोला है कि भाई जो है सेकंड वर्ल्ड यानी कि USSR वाला खेमा टूट चुका है, तो इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करके जो है अपनी फ्रेंडशिप US से बढ़ा लेनी चाहिए, ना कि अपने पुराने दोस्त रशिया से कंटिन्यू करनी चाहिए। भाई इसका मैं क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बता दूं कि भाई रशिया अपना पुराना दोस्त है, पुराने 100 दोस्त, नए मतलब पुराना एक दोस्त नए 100 200 से अच्छा होता है। तो भाई ये बात अपनी तरफ से मैंने बताई, लेकिन अब पढ़ लेते हैं भाई बुक में जो दे रखा है। ठीक है, इंडिया शुड नॉट चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड फोकस मोर ऑन फ्रेंडशिप विद US, बट इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशन विद रशिया बिकॉज इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉन्ग बैंड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, इंटरेस्ट एंड पॉपुलर परसेप्शन विद रशिया इन द फॉलोइंग मैनर। ये सीधा सीधा बोल दिया भाई जो मैंने बताया था कि रशिया के साथ ठीक है भाई, US जो है ताकतवर है, उसके साथ दोस्ती बनानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रशिया से अपना कुछ भी दोस्ती कम करनी चाहिए। दोनों में या तो बैलेंस बनाओ या रशिया को ज़्यादा रहने दो। ऐसा इसमें नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूँ, इसमें बोला दोनों में अपना जो है बैलेंस बना के रखो, क्योंकि इंडिया का रशिया के लोगों के साथ एक कनेक्शन है। मैंने बताया था अमिताभ बच्चन, राज कपूर के बारे में, वहाँ पे फेमस है, घर घर में हिंदी के गाने फेमस है। तो रशिया से हम नहीं तोड़ सकते अपना रिश्ता। तो पॉइंट वाइज दे लेते हैं, रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, बताया था दोनों क्या चाहते हैं कि ऐसे नहीं है कि अमेरिका ही देश में दुनिया में राज करे या पहले इंग्लैंड करता था, ऐसे ही कोई एक देश करे। हर देश के पास अपनी पावर हो। तो इंडिया और जो है रशिया की दोनों की एक जैसी मेंटेलिटी है, दोनों इसी को मल्टीपोलर वर्ल्ड को जो है अपना विजन बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अपना इसको देखते हैं। coexistence of several world power internationally, collectively security, great regionalization, डेमोक्रेटाइजेशन विद द डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक द UN। तो ठीक है, ये बातें तो हमें पता है कि भाई हर चीज़ का ये क्या चाहेंगे। अब US क्या चाहता है कि भाई सारी चीज़ें पावर मेरे पास रहे, सब कुछ मैं ही करूँ, लेकिन इन दोनों ने इस चीज़ का विरोध किया। ठीक है, इसी क्वेश्चन की सेकंड स्लाइड में देखते हैं सेकंड पॉइंट, मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट हैव बीन एक्सपीरियंस्ड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज ए पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। यानी कि दोनों देशों के बीच में 80 से ज़्यादा तो बायलैटरल मतलब सिर्फ 2 ही देश शामिल है, इतने ज़्यादा तो इनके आपस में एग्रीमेंट हो चुके हैं। तो इनसे तो हम कैसे तोड़ दें अपने 2001 से हमारे जो ये इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहे हैं हम, तो ऐसे हम रशिया को पीछे नहीं छोड़ेंगे। थर्ड पॉइंट है, इंडिया हैज़ बीन बेनिफिटेड फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप ऑन द इशू लाइक कश्मीर एनर्जी
सप्लाई, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। अब जैसे कि मैंने बताया कि पुराना एक दोस्त नए 100 दोस्तों से अच्छा होता है। रशिया समय समय पर इंडिया को फ़ायदा दे चुका है और इंडिया के साथ खड़ा रहा है, जैसे कश्मीर का मुद्दा हो, चाइना से हमारा कुछ भी झगड़ा हो, या फिर इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में इंडिया जब भी आवाज़ उठाए तो हमेशा से रशिया ने हमारा साथ दिया है। ठीक है, अपना 4th पॉइंट है, रशिया इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान एंड असिस्टिंग इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग क्रायोजेनिक रॉकेट इन इंडिया व्हेन एवर नीडेड। यानी कि इंडिया को जब भी किसी अच्छी चीज़ की जरूरत, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या किसी भी प्लान की ज़रूरत हो, हर जगह इतने हेल्प की है रशिया ने बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इंडिया ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अपना 5th पॉइंट है, कोऑपरेशन विद रशिया एंड इट्स रिपब्लिक। ठीक है, जो इसके रिपब्लिक जो इससे अलग हुए थे या इसके साथ थोड़े बहुत जो बच गए थे, उन सबके साथ अपना अच्छा रिलेशन रखना चाहिए इंडिया को। और लास्ट है, रशिया इज़ ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इंडिया ऑन ग्राउंड ऑफ 2nd लार्जेस्ट आर्म मार्केट। मतलब किसी भी ऐसे ही नहीं कि रशिया से इंडिया को फ़ायदा है या फिर इंडिया को भी रशिया से फ़ायदा तो है ही और रशिया को भी इंडिया से फ़ायदा है। जैसे कि उसके जो अपने पूरी दुनिया में हथियार बेचे जाते हैं तो इंडिया बहुत बड़े लेवल पे हथियार खरीदता है रशिया से। हालांकि कुछ समय पहले अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि भाई तुम रशिया से नहीं ले सकते, रशिया के ऊपर तो हमने प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन इंडिया ने दोस्ती दिखाते हुए बोला कि भाई हम इंडिया ने हालांकि अपना सिक्योरिटी मैटर बताया, लेकिन इंडिया रशिया को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो रशिया का भी इसमें फ़ायदा है कि उनके जो है हथियार की मार्केट को इंडिया में बेचने का, सेल करने का बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है भाई, तो अपना ये क्वेश्चन होता है समाप्त, ये चैप्टर होता है समाप्त। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कराया हुआ है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है जिसने पहली 2 वीडियो देखी है। ठीक है, पहली 2 वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लो, मैं ऊपर इन्फॉर्मेशन लिंक में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो पुरानी वीडियो देखने के बाद ये देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, वरना ये भी देखोगे तो वो भी चल जाएगा काम। ठीक है, जय हिंद।